हाय स्टूडेंट्स। तो पिछले दो क्लासेस में हम लोग अध्याय टू को कंटिन्यू किए थे। कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 2, जो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी का विस्तार को देख रहे थे, जिसमें पिछले क्लासेस में हम लोग बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई और टीपू सुल्तान एंग्लो मैसूर वार को देखे थे। आज हम लोग मराठों की लड़ाई से शुरू करेंगे कि अंग्रेज़ों के साथ मराठों की लड़ाई कैसे होती है, कब होती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मराठों से लड़ाई हम देखेंगे, अंग्रेज़ों की मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा, जो सर्वोच्च मंत्री होता था, पेशवा एक पद है, इसके अंतर्गत एक कन्फेडरेसी, राज्य मंडल जिसे कहते हैं, कन्फेडरेसी के सदस्य थे पेशवा। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 तक चला, जिसमें कई मोर्चों पर दोनों में लड़ाइयाँ हुई। इसका नतीजा हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 तक के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। कन्फेडरेसी का मतलब होता है गठबंधन, जब दो पक्ष आपस में गठबंधन करके मिल जाते हैं। किटूर, उसके बाद है सर्वोच्चता का दावा कैसे किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। उपरोक्त विवरण में हम लोग को देखें, उसमें स्पष्ट हो गया कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल थे, उसके नेतृत्व में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, यानी सुप्रीम है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में है कित्तूर स्थान, तो कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई।
चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस पुस्तक में देख सकते हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 यानी 1838 से 1842 के बीच अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे विलय नीति। अंग्रेज़ों की विलय नीति क्या था? अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी को 1854 में अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले ली। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। का विद्रोह जो है भारत का पहला सबसे बड़ा विद्रोह, सैनिक विद्रोह माना जाता है। अब हम देखेंगे नए शासन की स्थापना अंग्रेज़ों ने कैसे करते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल 1773 से 1785 तक रहा है, वह बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई।
हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, एक फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी का मतलब होता है एक न्यायाधीश। मुफ्ती वह मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता था जो कानूनों की व्याख्या करता था। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। एक शब्द है महाभियोग। महाभियोग का मतलब जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद का ऊपरी सदन, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता था। वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलता है। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से ना चलाने का आरोप गढ़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला था। इसमें एक स्रोत दिया हुआ है जो बोलता है कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक महत्वपूर्ण उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था। मैं उनके यानी कि हेस्टिंग्स के मैं उनके ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारी को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया है। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। अपीलीय अदालत को ही बोलते हैं सदर निजामत अदालत। ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दारोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। कंपनी की फौज के बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं कि कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए,
लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में ही थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित को ही सवार करते थे और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपाही, यानी कि जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना था, सिपाही आर्मी कहते थे, तो अंग्रेज़ लोग अपना सेना को सिपाही आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लेस होते थे। मस्केट, तोड़ेदार बंदूक को कहा जाता था मस्केट, और मैचलॉक से लेस होता था सिपाही लोग। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। कुछ शब्द हैं जैसे धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र संस्कृत की ऐसी कृतियाँ हैं जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। अगला शब्द है सवार। सवार तो घुड़सवार को कहते हैं। मस्केट मतलब पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक को मस्केट कहा जाता था। मैचलॉक का मतलब हो गया शुरुआती दौर की बंदूक, शुरू में जो यूज होने वाली बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसे मैचलॉक कहते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने देखा, निष्कर्ष के रूप में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। 19वीं सेंचुरी का शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने
यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। कंपनी के लिए काम करने वाले बंगाल का एक सवार है, एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया दिखाया गया है। इसमें मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। दक्षिण अफ्रीका एक हमारा है। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार कैसा था, थोड़ा उससे भी तुलना कर लिया जाए। तो दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार होता था। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी, यानी कि 36,774 थी। 1884 तक दासों की संख्या 1834 तक। अब 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। 1824 में प्रस्तुत किया है कि दासों का क्या व्यवस्था था, क्या स्थिति उनका था। यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपने गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। धन्यवाद।